इक्विसिटम के अंदर अब रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल अपन ने देखा था कि किस तरह से बीजाणुओं का निर्माण होता है, बीजाणु कैसे बीजाणु धानी के अंदर बनते हैं, बीजाणु धानी का निर्माण कैसे होता है और वो बीजाणु धानी धर पर विकसित होती है और वो बीजाणु धानी धर जिसको स्पोर एंजाइम कहते हैं वो किस तरह से एग्रीगेट होकर एक कोन की संरचना बनाते हैं। तो उस कोन का अपन ने कल एलएस देखा था और उस एलएस में बीजाणु कहाँ बनते थे ये भी देखा था। तो बीजाणु जैसा कि मैंने बताया था युग्मकोद्भिद की शुरुआत बीजाणु के निर्माण से होती है। बीजाणु अगुणित होता है, अतः अगुणित बीजाणु के निर्माण के साथ ही युग्मकोद्भिद की अवस्था शुरू हो जाती है। अब इक्विसिटम है, इक्विसिटम में बीजाणु की संरचना कैसे होती है। तो इक्विसिटम में बीजाणु 4 भित्तियों से घिरा हुआ रहता है। बाह्य भित्ति होती है जिसको पेरिस्पोर या एपिस्पोर कहते हैं और ये जो एपिस्पोर है ये 4 ऐसे खंड के रूप में होती है जैसे 4 छिलके निकलते हैं और वो नीचे से एक जगह से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जो 4 जो पेरिस्पोर के पार्ट है ये मोर और लेस स्पून शेप होते हैं और हाइग्रोस्कोपिक प्रकार के होते हैं जिसको इलेटर भी कहा जाता है। और इन इलेटर जैसा कि मैंने बताया ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, आर्द्रताग्राही होते हैं, आर्द्रता को ग्रहण करते हैं जिससे यह बीजाणुओं को नमी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त बीजाणु की जो बाह्य भित्ति होती है जिसको मीजोस्पोर कहते हैं, मीजोस्पोर के अंदर एंडोस्पोर होती है, फिर सबसे अंदर एंडोस्पोर होती है। तो इस तरह से इसका बीजाणु होता है इक्विसिटम का 4 भित्तियों से घिरा हुआ रहता है। और बाह्य भित्ति जैसा कि मैंने कहा 4 पार्ट में डिवाइड होती है और ये पार्ट नीचे से जुड़े हुए रहते हैं और स्पून नुमा संरचना बनाती है जिसको इलेटर्स नाम दिया जाता है, जो हाइग्रोस्कोपिक प्रकार के होते हैं, आर्द्रताग्राही होते हैं, नमी का अवशोषण करते हैं और वो नमी इस स्पोर को प्रदान करते हैं जिससे स्पोर लंबे समय तक सर्वाइव करता है, जीवित रहता है। अब जो ये स्पोर है इस स्पोर में विभाजन से प्रोथेलस का निर्माण होता है। अब क्या होता है इसमें विभाजन में क्या होता है, ये जो स्पोर है इस स्पोर में सारी भित्तियां टूट जाती है और ये जो एंडोस्पोर है ये बिल्कुल एक्सपोज हो जाती है, बाहर आ जाती है। फिर ये जो एंडोस्पोरिक संरचना है इसमें एक असमान विभाजन होता है। असमान विभाजन होने से यह बीजाणु 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। नीचे वाली कोशिका को राइजोइडल सेल कहते हैं, ऊपर वाली कोशिका को लार्ज सेल या वृद्ध सेल कहते हैं। अब राइजोइडल सेल में आगे और कोई विभाजन नहीं होता है। राइजोइडल सेल से राइजोइड का निर्माण होता है, जबकि जो लार्ज सेल है इसमें 2 ऑब्लिक डिवीजन जो एक दूसरे के ट्रांजैक्शन पर होते हैं जिसकी वजह से दो इंटरसेक्टिंग डिवीजन होते हैं लार्ज सेल में। यह ए डैश बी डैश और जिसकी वजह से ये एपिकल सेल का निर्माण होता है। और जो ये एपिकल सेल है अब संपूर्ण प्रोथेलस का निर्माण इस एपिकल सेल में विभाजन से होता है। इस एपिकल सेल में विभाजन से संपूर्ण प्रोथेलस का निर्माण होता है। इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि एक तो इसके जो स्पोर है इसकी वायबिलिटी बहुत ही कम होती है। ये लगभग
48 घंटे ही जिंदा रहते हैं, नहीं तो ये मर जाते हैं। दूसरी, ये जो प्रोथैलस है इसकी साइज, इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार भी डिपेंड करता है कि अगर छोटी जगह में बहुत सारे बीजाणुओं का अंकुरण होता है, स्पेस कम है और जर्मिनेटिंग स्पोर की संख्या ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में लंबे तंतुनुमा फिलामेंटस प्रोथैलस का निर्माण होता है। लंबे तंतुनुमा फिलामेंटस प्रोथैलस का निर्माण होता है। और अगर जगह पर्याप्त है और अंकुरित होने वाले बीजाणुओं की संख्या कम है तो मोटे कुशन शेप्ड, थिक कुशन शेप्ड प्रोथैलस का निर्माण होता है। पत्ती सदृश प्रोथैलस का निर्माण होता है। तो यह है प्रोथैलस। तो प्रोथैलस ये फिलामेंटस भी हो सकता है, कुशन शेप भी हो सकता है। अब ये जो प्रोथैलस है, जो जिसमें क्लोरोफिलस टिश्यू पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और भोजन का निर्माण करता है, राइजोइड पाए जाते हैं जो इस प्रोथैलस को किसी उपयुक्त सतह पर चिपकाए रखते हैं और सतह से जल व लवण का अवशोषण करते हैं। इस प्रोथैलस पर जननांगों का निर्माण होता है। नर जननांग को एंथीरिडिया कहते हैं, मादा जननांग को आर्चिगोनिया कहते हैं। नर जननांग प्राय जो प्रोथैलस है इसके डिस्टल एंड, जो बाह्य भाग होता है, वहाँ पर नर जननांग बनते हैं। तो ये दो एंथीरिडिया, ये नर जननांग है, एंथीरिडिया नर जननांग। और आर्चिगोनिया इसके बेसल पार्ट में डेवलप होते हैं। जो स्त्रीधानी है, स्त्रीधानी इस प्रोथैलस के बेसल पार्ट में निर्मित होती है। तो इस तरह से इसमें प्रोथैलस पर नर व मादा जननांगों का निर्माण होता है। अब नर जननांग की संरचना कैसी होती है? नर जननांग गोलाकार अंडाकार छोटे सवंती होते हैं जो बाहर से एकल परतीय आवरण से घिरे हुए रहते हैं, जिसको जैकेट कहते हैं। और इसके अंदर सैकड़ों की संख्या में एंड्रोगोनियल सेल पाई जाती है। अब जो ये एंड्रोगोनियल सेल है, इसमें से कुछ एक एंड्रोगोनियल सेल तो विघटित हो जाती है, कुछ एक एंड्रोगोनियल सेल में रूपांतरण होकर स्पाइरल शेप्ड एक एंथीरोजॉइड का निर्माण होता है। स्पाइरल शेप्ड और टॉप शेप्ड, इसका नीचे वाला हिस्सा टॉप शेप हो जाता है। प्रारंभ में ये स्पाइरल शेप होता है। स्पाइरल शेप मल्टीफ्लेजिलेट बहुकशाभिकीय एंथीरोजॉइड का निर्माण होता है, जिसको नर पुंगणु कहते हैं। अब यह एंथीरोजॉइड अंड कोशिका को निषेचित करता है। मादा जननांग आर्चिगोनिया, मैंने कहा कि प्रोथैलस के बेसल पार्ट में आर्चिगोनिया का निर्माण होता है। और अब ये आर्चिगोनिया की संरचना कैसी होती है? तो आर्चिगोनिया फ्लास्क नुमा होता है, जिसमें 4 ग्रीवा सेल पाए जाते हैं, नेक सेल पाई जाती है, जिसकी प्रत्येक की ऊंचाई 4 से 6 कोशिका हो सकती है। इसके ऊपर 4 कवर सेल पाई जाती है। इस नेक सेल के बीचों बीच में 2 नेक कैनाल सेल पाई जाती है, जिसमें पार्टीशन नहीं होता है, केवल नग्न न्यूक्लियस ही पाए जाते हैं। नीचे वाला खुला हुआ भाग होता है जिसको वेंटर कहते हैं। ये वेंटर इस प्रोथैलस के अंदर धंसा हुआ होता है। अब जो ये वेंटर है, इस वेंटर के अंदर 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, वेंटर कैनाल सेल और अंड कोशिका।
तो यह है स्त्री धानी की संरचना। अब होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान जो वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल है वो डीजनरेट हो जाती है और डीजनरेट होकर यह एक तरल ठोस पदार्थ का निर्माण करती है और उस तरल ठोस पदार्थ में मैलिक एसिड पाया जाता है जो इस एंथिरोजॉइड को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस मैलिक एसिड की सहायता से या इसके विघटन से अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिससे ये कवर सेल में दूर दूर हो जाती है और ये एंथिरोजॉइड पानी में तैरता हुआ इस नेक में होता हुआ इस वेंटर में पहुंच जाता है। वेंटर में पहुंचने पर वेंटर में एक से अधिक एंथिरोजॉइड पहुंच सकते हैं। अब ये एंथिरोजॉइड इनमें से एक एंथिरोजॉइड इस अंड कोशिका को निषेचित कर पाता है, बाकी एंथिरोजॉइड विघटित हो जाते हैं और वो भी तरल ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस तरह से जाइगोट का निर्माण हो जाता है। अब जो ये जाइगोट है, इस जाइगोट में विभाजन होता है जिससे भ्रूण बनता है। भ्रूण से संपूर्ण बीजाणुभिद का निर्माण होता है। तो जाइगोट के निर्माण से बीजाणुभिद अवस्था शुरू हो जाती है। अब ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट में पहला विभाजन अनुप्रस्थ होता है। पहला विभाजन अनुप्रस्थ होता है जिसके दो भाग होते हैं। ऊपरी भाग को एपिजियल कहते हैं और निचले भाग को हाइपोजियल कहते हैं। अब इस एपिजियल और हाइपोजियल पार्ट बनने से इसमें पोलैरिटी उत्पन्न हो जाती है जिससे क्या होता है, हाइपोजियल से जड़ों का निर्माण होता है और फुट का निर्माण होता है। एपिजियल से तने और पत्तियों का निर्माण होता है। अब ये जो जाइगोट है इसमें एक लंबवत विभाजन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है। इस तरह से यह जाइगोट चार कोशिकीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और ये चार कोशिकीय अवस्था होती है जिसको एक को कहते हैं स्टेम, ये कहलाती है लीफ, फूट और रूट। तो अब ये जो बीजाणुभिद है ये चार कोशिकीय बन गया और चार कोशिका में पोलैरिटी उत्पन्न हो जाती है। कौन सी कोशिका से कौन सी अंग का निर्माण होगा ये डिसाइड हो जाता है। तो इस तरह से स्टेम सेल, लीफ, रूट एंड फूट का शुरुआत हो जाती है। अब प्रारंभिक अवस्था में ये जो प्रारंभिक अवस्था में ये जो स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट इस प्रोथैलस पर भोजन के लिए आश्रित रहता है। ये मैंने बताया था कि ये टेरिडोफाइट का मेन लक्षण है। टेरिडोफाइट में प्रारंभिक अवस्था में भोजन के लिए बीजाणुभिद होता है, वो ही मुकोद्भिद पर आश्रित होता है। तो ये बीजाणुभिद का निर्माण क्या होता है, ये बीजाणुभिद का निर्माण ये यहाँ पर होता है।
तो फिर यहाँ पर यहाँ से जड़ें निकलेंगी, और जब तक कंप्लीट जड़ें नहीं निकलती है तब तक ये भोजन इस प्रोथैलस से ही प्राप्त करता रहता है। तो ये टेरिडोफाइट का मुख्य लक्षण है कि प्रारंभिक अवस्था में भोजन के लिए बीजाणुभिद युग्मकोद्भिद पर आश्रित रहता है। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है।